अस्सलाम वालेकुम। वीडियो क्लिनिक के पहले सेशन में आपका वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। उनका इस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। आज वो हमारे जो बेसिक सवालात हैं, जो घरों में हमें मुश्किलात पेश आती हैं, उनके जवाब देंगे। ये एक बहुत बड़ी कॉज़ है जो कि हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिलकर शुरू की है। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं इससे पहले कि वो हमारे सवालात का जवाब दें, क्योंकि ये एक सोसाइटी के लिए एक चैरिटी है। घर बैठे लोग इससे मदद हासिल कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे ईजी बनाना है, आसान करना है, वो घर बैठे कर सकते हैं। उनको जाके बड़ी बड़ी जो फीसिस हैं वो पे नहीं करनी पड़ती। तो हम वेलकम करते हैं हमारे आज के जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए और लोगों की खिदमत करने के लिए। हम आपको सलाम पेश करते हैं इस खिदमत के लिए। वेरी वेलकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं जी जी, तो उनकी पूरी चीज़ों के बारे में बताएंगे हमें कि हम उनको कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो कि आज काफ़ी वायरल हुआ है, पूरी दुनिया उससे परेशान है, कोरोना वायरस। उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि ये किस किस्म की बीमारी है और इससे क्या हो रहा है, किस तरह लोग अफेक्ट हो रहे हैं? जी हाँ, गुड क्वेश्चन है। मतलब कोरोना वायरस रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ बिग कंसर्न। बेसिकली कोरोना वायरस बहुत देर से, तकरीबन 20 साल से और या इससे भी थोड़ा ज़्यादा अरसे से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से हर 5-10 साल के बाद एक आध वबा के सूरत में आता है। सही। वायरसेस अपने आप को चेंज करती रहती हैं, तो ये एक पुरानी वायरस ने अपने आप को एक नई फॉर्म में चेंज कर लिया है। एंड दिस इज़ कॉल्ड नोवेल कोरोना वायरस। इसकी इब्तदा, इस वबा की इब्तदा चाइना से हुई है, जैसे कि हमें पता है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि आया इसका एनिमल मार्केट के साथ कोई रिलेशनशिप 100% है या नहीं है। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज़ अभी पब्लिश हुई हैं लैंसेट में और दूसरे, उनमें 51% से ज़्यादा बीमार वो हैं जिन्होंने कभी चाइना मार्केट, वो जो एनिमल मार्केट है, या तो वहाँ पे गए नहीं हैं या उनका कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ जो बंदे चाइना एनिमल मार्केट में काम करते थे। बिल्कुल ठीक। ये अभी हम जो आज डिस्कस करेंगे उसमें 2-3 एरियाज़ हम डिस्कस करेंगे। एक तो कि ये कोरोना नोवेल कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होती है, हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को, और अगर ये डेवलप हो जाए तो इसके जो मेन जो हाउ टू मैनेज इट, किस तरह से हमने इसको डील करना है। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक तो इसके स्प्रेड का ताल्लुक है, जो नॉर्मल जितनी भी वायरसेस हैं उनके 2 मेन एरियाज़ होते हैं स्प्रेड होने के। एक तो ड्रॉपलेट्स होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो थूक के ज़रिए, ज़रात के ज़रिए वो निकल रहे हैं जी। दूसरा ये कि अगर हम अपना लुआब या आई का डिस्चार्ज जो है वो कहीं पर टच कर दें तो वहाँ पे हम ये वायरस छोड़ सकते हैं। सही। अगर हम टॉवल यूज़ कर लें तो उसके साथ जो टच होगा उसके, वो भी मतलब कोई दूसरा आदमी उसको ले सकता है। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारे बॉडी के साथ जो टच होने वाली चीज़ें हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हल्के लुआब के ज़रात या आँखों में से, वो सारे के सारे इसको स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी रिसेंट जो 2 दिन पहले चाइना में जो नई उन्होंने हमें वार्निंग दी है वो ये है कि ये एयरबोर्न भी है, यानी एयर में ये ट्रैवल कर सकता है, तो एयर इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है। तो ये तो और भी ख़तरनाक हो जी, गया। ये और भी ख़तरनाक हो गया। तो हमें देखना ये है कि हम एक तो ड्रॉपलेट से अवॉइड करें और दूसरा एयरबोर्न से अवॉइड करें। ये अगर कोई आदमी के आँखों में ये चला जाता है तो वहाँ से भी ये आगे चल सकता है। सही। तो इसी लिहाज से जब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं जी। तो एक तो है जनरल लेवल की प्रोटेक्शन जी। और एक है प्रोफेशनल लेवल की प्रोटेक्शन जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जी। तो जनरल लेवल की प्रोटेक्शन पे आज हम बात करेंगे। जी। क्योंकि हॉस्पिटल लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो तो ज़ाहिर आम घरों में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही।
जनरल लेवल की प्रोटेक्शन में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो मास्क है। मास्क पहना जी, जो रिकमेंडेड मास्क हैं वो तो N95 के हैं, जो बड़े थिक से मोटे स्टफ़ के बने होते हैं, वो आपके नाक, मुंह और बड़े टाइट सील के साथ वो कवर कर देते हैं ताकि और जो एयर आपके सांस में जाती है वो फिल्टर होके जाती है ताकि वायरस आपके सांस में दाखिल ना हो। सॉरी, मैं इस पर बात करना चाहूँगा, क्या इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है मास्क पहन के, कि कुछ लोगों को हो सकती है? नहीं जी, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया जिन लोगों में होता है बाज़ का कि जी बिल्कुल बंद हो जगहों पे, जो उनको बाज़ का ये मास्क जो है प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन 99% लोगों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो दो मास्क हैं, एक तो N95 जो प्रॉपर मास्क है वो यूज़ करना चाहिए, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर भी वो जो सर्जिकल मास्क है इट माइट गिव यू सम प्रोटेक्शन, मतलब थोड़ी कोई आई डोंट नो, अभी स्टडी तो नहीं हुई, लेकिन अपनी तरफ से तबीयत के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग जी। दूसरा ये है कि आप ग्लासेस पहन सकते हैं ताकि आई कांटेक्ट जो है वो आपको कम से कम हो। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर आपको शक है कोई बंदा कफ कर रहा है, फीवर है, तो आप ज़रा दूर होकर बात करें ताकि यू कैन अवॉइड द ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल ठीक है। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मज़हब में भी है, वज़ू करते हैं दिन में 5 दफ़ा, धोना, हाथ धोना, जिस्म धोना, मुंह हाथ धोना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस जो है अगर लगे भी हों आपको तो वो इसको बॉडी से मतलब है कि उतार देता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इस पर भी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि जब हाथ मुंह धोने पे बात करते हैं तो ज़रूरी है कि जब 5 बार या 7 बार या 3 बार हम फेस वॉश करते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो साबुन से करने हैं या वैसे पानी से भी किए जा सकते हैं, रिंसिंग की जा सकती है? जी, जो स्टडीज़ है ना उन्होंने शो किया है कि पानी से हाथ धोना इज़ मच बेटर दैन सोप। अच्छा, सोप उसको सुपर ऐड कर सकता है। अगर आप 3 दफ़ा हाथ धो लें तो 99.9% जरासीम जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो आपके हाथ से साफ़ हो जाते हैं। बेहतर। तो उसमें कोई इतना सुपीरियर नहीं है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा करना है तो साबुन से धो लें या वो जो सैनिटाइज़र जो होता है वो भी यूज़ कर लें, तो उसमें भी तकरीबन 99% की कवरेज मिल जाती है। बट द बेस्ट वे इज़ टू वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ रेगुलरली जी। तो ये मतलब है इसकी प्रोटेक्शन में जनरली तो यही है। बाकी ये है कि अगर कोई आदमी जिसको सिम्टम्स हैं तो वो जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को बीमारी हो तो वो अपने शहर से बाहर ना निकले, और अगर किसी शहर में बीमारी हो तो आप उस शहर में ना जाएं। तो मेरा ख्याल है ये अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो घर में स्टे करे, दूसरे लोगों से कम मिले उन दिनों में, 7 से 10 दिन के दिनों में, और दूसरे लोग उसको कम से कम विज़िट करें। डॉक्टर साहब, इस पर बात करना चाहूँगा, शायद पता नहीं इसका मेडिकल से लिंक है नहीं, लेकिन सोसाइटी से एक लिंक ज़रूर है कि कुछ लोग कंसर्न्ड हो जाते हैं कि शायद वो फील करते हैं कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं बायसनेस आनी शुरू हो जाती है, डेवलप हो जाती है ना, सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। तो इसका कैसे लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको कन्विंस किया जा सकता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है? नहीं, देखें ना, सबसे पहले तो मजहबी लिहाज से, जैसे मैंने पहले बताया, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो मतलब कि अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं किसी इलाके में, गांव में, तो वो लोग बाहर ना निकलें ताकि दूसरे गांव वाले दूसरे शहर वाले को ना लगे। यही एग्जांपल अगर आप अपने घर के लेवल पे ले लें, तो अगर एक घर में बीमारी है और उनका कोई कज़न, कोई ब्रदर उनको विज़िट करता है, या वो किसी के यहाँ विज़िट करने जाते, तो ऑब्वियसली वो दूसरे घर वालों को भी वो दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई माइंड करने की ज़रूरत है। आप देखें ना, बुज़ुर्ग होते हैं, अब ये बीमारी पर्टिकुलरली नोवल कोरोना वायरस जो है ये अफेक्ट कर रही है ज़्यादातर बुज़ुर्गों को, ओल्डर एज ग्रुप को, और वेरी हाई डेथ रेट है उनमें। 70-75 साल के, ओवर 60 ईयर्स ओल्ड जो लोग अफेक्ट होते हैं इससे, उनमें काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट है। अभी तक इंसिडेंस का मोर्टेलिटी रेट तो पता नहीं चला, लेकिन जो ज़्यादातर लोग जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हुई होती है या स्प्रेस हुई होती है, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा बुरी मतलब अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसको अवॉइड करना बेहतर है, इसमें मुझे कुछ फील करना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने जो मज़हब का जिक्र किया बीच में, सब लोग तो मुस्लिम नहीं हैं, तो मैं उनकी भी मदद करना चाह रहा हूँ कि आपके ज़रिए उनकी मदद हो जाए कि उनको अंडरस्टैंड कैसे करना चाहिए इस मामला। इसलिए तो रिलीजियस जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं,
तो लेकिन जो नॉन रिलीजियस टाइप के हैं जो कि उनका सही बात इंक्लिनेशन है। नहीं है तो उनके लिए थोड़ा कंसर्न हो जाता सही है। बात, हाँ नहीं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तो फिर ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि वेस्ट में आप देखें या ये चाइनीज़ हैं या दूसरे थे, वो देखें आप कितना ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को वो प्रिवेंट कर रहे हैं कि ना ये ज़्यादा फैलाएं और ना ही दूसरे लोग इनसे ये एक्वायर करें या इनसे लें। इसलिए वो सारे के सारे मास्क पहन रहे हैं गलियों पे, सड़कों पे, एयरपोर्ट्स पे। आप देखें एवरी चाइनीज़ वुड हैव ए मास्क, जी हर बिल्कुल। चाइनीज़ ने मास्क पहना हुआ है। आप वेस्ट में चले जाएं, एम्स्टर्डम, यूके और दूसरे एयरपोर्ट्स में बहुत से लोगों ने, नॉन चाइनीज़ हैं, उन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं। और पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है जबकि आप एयर ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। सही। आप सेम एयर में 300-400 पैसेंजर जो हैं वो बार बार वो फिल्टर होके आती है और उसमें सांस लेते हैं, तो उसमें तो ये दिस हैज़ गॉट अ मेजर रोल। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं इसमें करना चाहूँ, आपने बोला कि इसमें जो डेथ रेट इस वक्त रिपोर्ट किया गया है वो है ओल्ड एजेस या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो चुका है। जी। तो इसका मतलब है कि मैं सबके लिए बात करना चाह रहा हूँ कि कोई ख़तरे वाली ज़्यादा बात नहीं है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी बीमारी भी होती है। जब इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लूज़ हो चुका, वीक हो चुका होता है, तब जाके चीज़ें अटैक कर लेती हैं। जब छोटे से वायरस का भी या बैक्टीरिया का भी अटैक होता है तो चांसेस होते हैं जी मुश्किलात के। बिल्कुल सही। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद ही बोला तो उसके अंदर से मैं पिक हाँ। करके। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे एक सिस्टम रखा है कि जो वायरस या बैक्टीरिया हमें अटैक करता है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो उसको तोड़ फोड़ के, उसको एनालिसिस करके उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। यूँ समझ लें कि जैसे राइफ़ल या पिस्टल की गोलियां बना लेते हैं। बिल्कुल तो ठीक। फिर जिधर जिधर वो वायरस बैक्टीरिया उनको नज़र आता है उसके ऊपर वो गोलियां फायर करते रहते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से वो कोई भी नई वायरस या बैक्टीरिया को मार देते हैं हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं। अब ये है कि ये बिल्कुल नॉवल या नई एक वर्शन आई है इस वायरस की, तो बॉडी में कुछ अरसा लगेगा कि इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करने में। तो जो लोग बूढ़े हैं या जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं या जो लॉन्ग टर्म जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं अपने ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए, उन सब का इम्यून सिस्टम मुतासर हुआ होता है। उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब उनका इम्यून सिस्टम मुतासर हो जाता है तो वो जो गोलियां मैंने बताई हैं उनका इम्यून सिस्टम वो गोलियां बनाने में नाकाम हो जाता है। ठीक। तो इसलिए ये वायरस या बैक्टीरिया उनके ऊपर काबू पा लेते हैं। तो इसीलिए ओल्डर ग्रुप में या इम्यून कंप्रोमाइज, जैसे मैंने कहा कैंसर वाले मरीज़ में या लॉन्ग टर्म इलनेस वाले, इनमें मोर्टेलिटी या डेथ रेट ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, काफ़ी आपने आज तक इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ज़रा बताना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स किस तरह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरों में या अपने आप में? जी, सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिस नॉर्मल जो कॉमन वन है वो उसमें तो थोड़ा रनी नोज़ होता है, कफ होता है और फीवर होता है। सही। रनी नोज़ आमतौर पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है जैसे कि इन्फ्लुएंजा या दूसरी वायरल इलनेसेस में होता है, लेकिन कफ ज़्यादा होती है और बाद में ये निमोनिया में बदल जाते हैं। आम तौर पे ये जो जिन लोगों में इम्यूनिटी स्प्रेस हुई होती है उनमें ये फ़ौरन निमोनिया बन जाता है और ये दूसरे बॉडी के अज़ा को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हार्ट भी हो सकता है और किडनीज़ भी हो सकते हैं। और जो आम तौर पे बूढ़े लोगों में जो डेथ्स हुई हैं उनमें उनके सारे सिस्टम जो है अफेक्ट हो जाते हैं बाद में। ठीक। जिन लोगों में इम्यूनिटी बॉडी डेवलप कर लेती है वो कफ, फीवर और रनी नोज़ के बाद हेल्थी साइड पे टर्नओवर हो जाते हैं। कुछ उम्र जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो बाद में निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली अगर वो रिकवर ना हो तो वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ ही हम ज़रा ट्रीटमेंट का भी टच कर लेते हैं। जी प्लीज़। अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट इसके लिए दरियाफ़्त नहीं हुई। कोई एंटीवायरल एजेंट भी पर्टिकुलरली, काफ़ी एंटीवायरल एजेंट ट्राई किए हैं लेकिन किसी ने भी रिजल्ट्स शो नहीं किए। बिल्कुल ठीक। दे आर वर्किंग ऑन दैट। दो मेन एरिया पे वर्क कर रहे हैं, एक तो वो प्लाज्मा एक्सचेंज पे और दूसरा एंटीवायरल मेडिकेशंस पे, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो कहें कि यही ट्रीटमेंट सबके लिए काम करेगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वही है कि फ़ीवर कंट्रोल कीजिए एंड दैट्स इट।
एंड प्रोटेक्शन जितनी एहतियात कर सकते हैं, जितने कॉन्शियस रह सकते हैं, जी बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, कि अगर किसी को खुदा नस्ता शक है कि उसको इस तरह की कोई बीमारी है तो घर में वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, बिल्कुल ठीक। फीवर कंट्रोल करें, कम से कम लोगों से मिलें 10 से 1 दिन के पीरियड के लिए। और टेम्परेचर का भी इसमें कोई लिंक है डॉक्टर साहब? जी, टेम्परेचर कंट्रोल कर रखना चाहिए। टेम्परेचर, जी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वही नॉर्मल जो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन या ब्रुफेन वगैरह लिया जा सकता है। वोल्ट्रॉन भी टेम्परेचर कंट्रोल करती है, लेकिन स्टीरॉयड्स जो हैं डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन वगैरह वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस कंडीशन में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को और वीक करेंगे। जी बेहतर है। तो इसमें मज़ीद कुछ आप ऐड करना चाहें डॉक्टर साहब इस कोरोना वायरस की डिजीज़ के ऊपर? ट्रीटमेंट मुझे जो समझ आया कि केयर इज़ बेटर देन क्योर, जी इस वक्त जो स्टेज चल रही है उसके ऊपर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि सबसे पहले तो प्रिवेंट करना आपने इसको कि किसी को या आपको ना हो वो पर्सनल मास्क और गॉगल्स और इस तरह की चीज़ें। नंबर 2, अगर किसी को शक है तो वो दूसरों को स्प्रेड करने से प्रिवेंट करना है। और तीसरा ये है कि फ़ीवर कंट्रोल वगैरह करना है। और चौथा, आइसोलेट कर लें, अगर किसी बंदे को ये शक हो जाता है तो वो अपने आप को लिमिटेड कर ले अपने घर में या अपनी फैसिलिटी में। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आपको काफ़ी अभी मालूमात मिल चुकी है। अगर आपके पास नहीं थी, मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब फराहम करें। तो इसी तरह हम आपको सोसाइटी को मदद करते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आपका कोई अगर ख़ास प्रॉब्लम है आप जिसको फेस कर रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी जल्दी मदद कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।